हे एवरीवन। सो इस वीडियो से हम जो है केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है केमिकल एंड दूसरा होता है आयनिक। ठीक है, तो पहले हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को करेंगे एंड उसके बाद करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो इक्विलिब्रियम के पहले एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, पहले तो बायोलॉजिकल कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, जैसे कि बॉडी में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है एंड हीमोग्लोबिन होता है, उन दोनों ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीजन का जो डिलीवरी है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम का रोल होता है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन का अकाउंट होता है। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन बॉडी, इसके बारे में हम जो है एनवायरनमेंट चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम का रोल होता है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल एग्जांपल हमारा। अब केमिस्ट्री के एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने मान लो कि कोई लिक्विड लिया एक क्लोज्ड कंटेनर पे जो कि इवापोरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे मान लो आप वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड है जिसको आप हीट दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। जिससे क्या होगी, वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होगी उनमें हायर काइनेटिक एनर्जी हो गया, है ना। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में जो है हायर काइनेटिक एनर्जी उनको मिलती रहेगी। ठीक, तो उसके चलते क्या होगा, लिक्विड के जो सरफेस है, लिक्विड सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो हायर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेंगे एंड लिक्विड सरफेस को लीव कर जाएंगे, है ना, वहाँ से छूट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वेपर्स बनने लग जाएंगे। अब ये जो वेपर्स है इनके चलते क्या क्या होगा, लिक्विड में वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, ये हायर काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, देखो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ना, मॉलिक्यूल्स एंड जो कंटेनर है उनके बीच में क्या होगा, स्ट्राइक करने लग जाएंगे। वो जो भी मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, वो क्या करेंगे, स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस एज वेल द कंटेनर। उनके बीच में एक रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा जिसके चलते एक हायर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। एंड काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा लिक्विड सरफेस पे क्यों होती है। अब आपके मन में ये प्रश्न जो है आ रहा होगा, है ना, लिक्विड के सरफेस में हायर काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है। देखो, लिक्विड का जो सरफेस है, यहाँ पे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे कोई मॉलिक्यूल होगा तो ये इधर से भी खींच रहा होगा, इधर भी होगा, इधर भी, ठीक है, हर तरीके से ये खींच रहा है। पर जो ऊपर का जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे सिर्फ ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे, तो इसमें जो है कम अट्रैक्शन है ना, कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये ईजिली इवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल में ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें। ठीक, तो जो सरफेस एरिया होता है वहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर बन के ऊपर उठते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, it gives a constant vapor pressure because of equilibrium in which the number of molecules leaving the surface equals to the number of returning molecules। इसका क्या मतलब है, कंटेनर की जो भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जब वेपर प्रेशर्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, बाहर निकालने की कोई जगह तो है नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे वेपर्स बनेंगे एक टाइम बाद वो सारे फिर से लिक्विड की जो है लिक्विड की सरफेस में आना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके चलते सिस्टम में जो है एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम किन के बीच में, देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द लिक्विड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रिटर्निंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये चीज़ें हमें समझ में आई कि यहाँ पे ये जो सिस्टम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे आता है। ठीक, हाउएवर दिस इज़ नॉट अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या, जो इक्विलिब्रियम रुक जाए। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टैटिक है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये तो सरफेस को लीव कर रहा है, जो वेपर्स है वो वापस भी आ रहे हैं, तो स्टैटिक नहीं है। इसे हम कौन सी इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। हाउएवर दिस बाउंड्री, देखो यहाँ पे स्टैटिक इन्होंने नहीं बोला है एंड इसका जो है यहाँ पे रीज़न भी दे रखा है। ठीक है, एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इसको हम इक्वेशन के माध्यम से अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, H2 लिक्विड से क्या बन रहा है, H2 वेपर, एंड वो जो है वापस पहले स्टेट में भी जा रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का ये साइन होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता, ये होता है इक्विलिब्रियम का साइन। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ में देखते हैं। एंड ये जो मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, वेपर एंड लिक्विड का जो मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, या फिर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो मिक्सचर बन रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसका आप क्या बोल दोगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोल दोगे। अब इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है,
इसका 2 प्रोसेस में हो सकता है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस में भी हो सकता है, केमिकल में भी जो है हो सकता है। अब ये जो भी प्रोसेस है ये डिपेंड करते हैं प्रोसेस की जो स्पीड है, अगर ये फास्ट या फिर स्लो होगी तो किसके ऊपर डिपेंड करके होगी, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर एंड रिएक्टेंट्स के ऊपर। कि मान लो यहाँ पे जो क्लोज कंटेनर था, जो भी लिक्विड था, यहाँ पे आपने टेम्परेचर दिया, अगर टेम्परेचर को आप ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जल्दी से जल्दी सरफेस को लीव कर जाएंगे, वेपर जल्दी बनेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे आपको समझ में आई। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर ये ओपन कंटेनर होता मान लो एंड प्रेशर ज़्यादा होता तो जो है इतनी आसानी से वेपर्स नहीं बन पाते, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर एंड जो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, रिएक्टेंट्स पे आप जो है कोई वाटर भी ले सकते हो या फिर कोई और भी लिक्विड ले सकते हो, तो उस पर चीज़ें डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ना कि यहाँ पे जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है, इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। एंड जो रेट होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट होती है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम होती है, ठीक है। सो द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स डायरेक्शन आर इक्वल, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन द रिएक्शन मिक्सचर में। हमने क्या पढ़ा था, जो भी वाटर की मॉलिक्यूल है, जो भी लिक्विड की मॉलिक्यूल है एंड जो वेपर्स है, इनका कंसनट्रेशन डायनामिक इक्विलिब्रियम में सेम होता है, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इनको हम 3 ग्रुप्स में जो है बांट सकते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप क्या हो जाएगा, जब जो रिएक्शन है दैट विल नियरली कंप्लीशन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। 99% अगर रिएक्शन हो जाए, मान लो कि ये जो रिएक्टेंस है ए से बी बन रहा है, ठीक। तो अगर रिएक्शन में जो है रिएक्शन अगर राइट वर्ड्स में है, ठीक है, तो ये होगी पहला केस। क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन नियर टू नियरली कंप्लीटेड है, ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। दूसरे में क्या होगा, जब आपकी स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट्स होगी। स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन अभी भी पूरी नहीं हुई है, मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड जो तीसरा स्टेप होगा, तीसरा क्या हो जाएगा, जब ये जो है रिएक्टेंस की जो घटने की रेट है एंड प्रोडक्ट्स की जो बढ़ने की या फिर बनने की रेट है वो कंपेरेबल है या फिर नियरली इक्वल है, ठीक है। तो 3 स्टेप हो जाएंगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम हो सकती है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो ज़्यादा हो सकती है एंड जो बैकवर्ड की है जो वो ज़्यादा हो सकती है फॉरवर्ड से। तो ये 3 टाइप की केमिकल इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे पढ़ ली। नेक्स्ट क्या चीज़ है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, जो कि डिपेंड करता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, टेम्परेचर पे, ठीक है, कंसनट्रेशन पे, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एंड अगर इंडस्ट्री में या फिर लेबोरेटरी में हम ये इन रिएक्शंस को करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमें ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, जब कोई रिएक्शन में 100% या फिर मैक्सिमम ईल्ड हम लेने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम, ऑप्टिमाइजेशन। तो हम जो है कंडीशंस को ऐसे रखते हैं लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्री में, ताकि रिएक्शन जो है उसका मैक्सिमम रिजल्ट हमें मिल पाए, ठीक है, ओके। तो इंडस्ट्री में जो है हम कंडीशन को ऐसे रखेंगे ताकि हमें फेवरेबल डायरेक्शन में रखेंगे, ताकि हमें प्रोडक्ट जो है मिल सके आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो बेसिक कंसेप्ट है ये हमने देख लिया। अब आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो, जब रिएक्शन में केमिकल, जो भी हम रिएक्टेंस ले रहे थे अभी तक वो क्या थे, केमिकल्स थे, ठीक है। अगर वहाँ पे जो है केमिकल्स के बदले हम आयंस की यूज़ करें, ठीक है, इन्वॉल्विंग आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी तक हम केमिकल चीज़ों से डील कर रहे थे, कोई भी लिक्विड से या फिर कोई भी, ठीक है, लिक्विड या फिर सॉलिड से, पर जब हम इन चीज़ों को आयंस के जो है आयंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने लग जाएंगे, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, H2O का एग्जांपल लिया, पर जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब हम जो है इसके आयंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि आयंस कैसे जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने में मदद कर रहे हैं हमें, ठीक। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, ठीक। तो फिजिकल तो 3 ही प्रोसेस एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, ठीक, तो उसको हम पढ़ेंगे अभी, राइट। तो पहला क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, देखो 3 ही तरीके के फेज है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फेज। तो जो है पहले तो हम सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फिर लिक्विड एंड गैशियस के बीच का, एंड जो थर्ड है वो सॉलिड एंड गैस के जो बीच का इक्विलिब्रियम है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम।
तो मान लो कि हमने क्या लिया, मास ऑफ आइस ले लिया एंड वाटर ले लिया, ठीक है। एक क्या लेना है हमें, सॉलिड लेना है, दूसरा लेना है क्या, लिक्विड। तो जब तक आप सिस्टम में टेम्परेचर को चेंज नहीं करोगे तब तक आइस का जो मास है एंड वाटर का जो मास है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड ये इक्विलिब्रियम जो होता है ये हमें पता है ये कैसा होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ना, स्टैटिक नहीं होती है, ठीक। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड ऑफ वाटर क्या करेंगे, कोलाइड अगेंस्ट द आइस, ठीक है। जो भी वाटर की जो भी मॉलिक्यूल्स है वो आइस में जाकर के चिपक जाएंगे, या फिर आइस में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो जो है यहाँ से एस्केप होकर वाटर फेज में आ जाएंगे, लिक्विड फेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, पर जो है इनके मास का कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर को सेम रखते हो तो आप क्या देखोगे कि जो है ये सिस्टम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है एंड इनके बीच का मास का कोई चेंज नहीं है आखिर तक, ठीक है। एंड ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा ना, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना होता है, एक तो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, ओके। इसका मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर एंड एक्वेटिक प्रेशर, ये दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन है जिसमें ये जो सिस्टम था हमारा वाटर एंड आइस का वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक। अब क्या है कि ये हमने पढ़ा कि ओनली पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या बोलेंगे, या तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फिर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में सबको पता है। ये जो आइस है अगर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। एंड जो फ्रीजिंग है ये इसका ऑपोजिट प्रोसेस है एंड ये जो मेल्टिंग है ना इसको कभी कभी हम फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है, फ्यूजन बोलते हैं। तो ये टर्म्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। तो अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के जो है यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो, बोथ द ऑपोजिंग प्रोसेसेस ऑकर साइमल्टेनियसली, मतलब आइस से जब आप वाटर में कन्वर्ट करोगे या फिर वाटर से जो आइस में कन्वर्ट होता है ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे, क्योंकि यही इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है ना, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, बोथ द प्रोसेसेस ऑकर एट सेम रेट, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आइस से वाटर ज़्यादा बन रहा है या फिर वाटर से आइस ज़्यादा बन रहा है। ये कब हो सकता है, जब आप कंडीशन जो है स्टैंडर्ड कंडीशन के बदले कोई और कंडीशन रख दो, मतलब कि जो टेम्परेचर था, ठीक है, 273 केल्विन, अगर आप इसको इससे ज़्यादा करते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना। आइस जो है ज़्यादा जल्दी जल्दी पिघलने लग जाएगा तो राइटवर्ड हो जाएगी, या फिर अगर आप इसको कम कर दोगे, ठीक है, तो फ्रीजिंग ज़्यादा होगी, ठीक। तो स्टैंडर्ड कंडीशन से थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों पॉइंट थे यहाँ पे कवर कर लिया हमने। नेक्स्ट जो इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिक्विड एंड वेपर की इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो क्या करेंगे, हम पहले एक मार्क्यूल का जो है यूट्यूब ले लेंगे, ठीक है। यूट्यूब वो नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा है, यूट्यूब है ये वाली ट्यूब, ठीक है। फिजिक्स में भी आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ रखा होगा, राइट। पहले तो एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेंगे एंड उसके साथ जो है एक यूट्यूब को जोड़ देंगे, ठीक। एंड यूट्यूब में क्या होगा, मार्क्यूरी होगा, ठीक, मैनोमीटर होगा, ठीक है। यूट्यूब किस तरीके से काम करेगा, एक मैनोमीटर के तरीके से। मैनोमीटर का मतलब क्या होता है, जो एयर की प्रेशर नापने में हमें हेल्प करता है ना, मैनोमीटर, ओके। जो हमारा ट्रांसपेरेंट बॉक्स था वहाँ पे कुछ ड्राइंग एजेंट्स रख देंगे। ड्राइंग एजेंट्स जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, बेसिकली सिस्टम से H2O मतलब कि वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जब हम बॉक्स में इन चीज़ों को रख देंगे तो क्या होगा, बॉक्स में जितनी भी वाटर वेपर्स वगैरह या फिर वाटर रहेगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग क्या करेंगे, हम बॉक्स को थोड़ा टिल्ट करेंगे एंड वहाँ पे कोई भी वॉच ग्लास पे वाटर रख देंगे, ठीक। एंड वाटर रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। अब जो है क्या होगा, जो राइट लिम होगा मैनोमीटर में, देखो यहाँ पे ये पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा तो डायग्राम से समझते हैं हम, है ना। देखो यहाँ पे जो है हमने पहले कैल्शियम क्लोराइड रख दी थी या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड रख दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इस बॉक्स में जितने भी वाटर वेपर्स थे वो इसने जो है निकाल दिया, है ना, रिमूव कर दिया। अब हम एक वाटर ग्लास में
हम जो है एक ग्लास में जो है वाटर रखेंगे, वाटर रखने से क्या होगा, वेपर्स बनेंगे। ठीक है, अभी तक ये जो मैनोमीटर था, ठीक है, ये जो यूट्यूब था, इसका जो लेवल देख रहे हो ये दोनों आर्म्स में सेम है ना, राइट या फिर लेफ्ट आर्म्स में जो है सेम है। ठीक, एंड अब हमने क्या किया, वाटर रख दिया, तो यहाँ से क्या होगा, वेपर्स बनेंगे ऑब्वियसली। अगर वेपर्स बनेंगे तो यहाँ से जो है एयर का प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अगर एयर का प्रेशर पड़ेगा तो मर्क्यूरी का लेवल जो है इस साइड में बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें समझ में आता है वो जो है लिक्विड एंड वेपर के बीच का जो लिक्विड एंड वेपर के बीच की इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होती है ना। तो यही एनसीईआरटी में यहाँ पे अच्छे से दे रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो क्या पढ़ा हमने, जो राइट लिम होगा मैनोमीटर का वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लग जाएगा, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा इधर से प्रेशर पड़ेगा तो इधर जो है लेवल इंक्रीज़ करेगा। ठीक, एंड फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक कांस्टेंट वैल्यू में चला जाएगा, है ना, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो क्या बोल रहा है अब, इनिशियली देयर वाज नो वाटर वेपर, क्यों, क्योंकि हमने जो है सारे वाटर को रिमूव करवा दिया था कैल्शियम क्लोराइड से या फिर फॉस्फोरस मेंटॉक्साइड से। ठीक, जब वाटर वेपर्स बनना शुरू हुए नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या होने लग गया, प्रेशर इंक्रीज होने लग गया। ठीक, एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज कांस्टेंट। हमें पता है कि ये जो है एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है फाइनली, तो जो रेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज कांस्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। द रेट इंक्रीजेस इन प्रेशर डिक्रीज विथ टाइम, मतलब कि ये जो प्रेशर है, जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे जो मैनोमीटर था, ठीक है, यहाँ पे एयर क्या कर रहा था, प्रेशर दे रहा था। तो ये जो प्रेशर ये टाइम के साथ घटने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। तो वाटर की सरफेस से जितना भी वेपर निकलेगा उतना ही क्या होगा, एक टाइम के बाद वो वेपर्स लिक्विड सरफेस में जो है वापस आने की कोशिश करने लग जाएंगे, है ना। तो प्रेशर यहाँ पे किस वजह से बन रहा था, प्रेशर बन रहा था इन वेपर्स की वजह से। तो अगर वेपर्स वापस आना चालू कर देंगे तो प्रेशर भी टाइम के साथ कम होने लग जाएगा, ठीक है, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इनटू द वाटर, राइट। नेक्स्ट, फाइनली इट लीड्स टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पे कोई भी नेट इवेपोरेशन नहीं देखी जाएगी। That implies the number of water molecules from the gaseous state into liquid state also increases till the equilibrium attained। इसका मतलब क्या है कि गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, मतलब कि अभी तक क्या हो रहा था, लिक्विड से गैशियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, बट लिक्विड स्टेट आते आते क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट से या फिर गैशियस स्टेट से भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड में वापस आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनिशियली अगर आपसे पूछे इनिशियली कौन सा प्रोसेस ज़्यादा होगा, तो इनिशियली इवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी से होगा, एंड जो है आखिर तक जब इक्विलिब्रियम अटेंड करने का टाइम आ जाएगा उस टाइम में क्या होगा, वेपर फेज से वाटर में कन्वर्जन जल्दी होने लग जाएगी। ठीक, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, ये कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, एंड जितने भी पहले मैंने आपको बताई थी वर्ड्स, ठीक है, मेल्टिंग, ठीक है, फ्यूजन, ये सारी जो है टर्म्स है, इनको आपको अच्छे से याद रखना होगा, राइट। अब क्या है, इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर के हमने जो है बारे में पढ़ रखा है पहले ही। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। ये कंटेनर है, अगर इस पर जो है आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, ये लिक्विड से क्या होगा, वेपर्स बनने लग जाएंगे, ठीक। अगर वेपर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पे वेपर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, राइट। अब जो है कि मान लो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसको हमने 3 चीज़ों पे करा, ठीक है। एक तो मिथाइल अल्कोहल पे करा, दूसरा एसीटोन पे, तीसरा ईथर में। डिफरेंट जो केसेस है यहाँ पे डिफरेंट वेपर प्रेशर्स देखे जाएंगे सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ये जो प्रोसेस होते हैं इवेपोरेशन या फिर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो लिक्विड की ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लिक्विड के एक तो कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं, दूसरा लिक्विड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो है सेम टेम्परेचर पे आपको डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर्स देखने को मिल जाता है यहाँ पे,
राइट। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है, जो लिक्विड इन तीनों में से जिस भी लिक्विड में जो है हायर वेपर प्रेशर होगा वो मोर वोलेटाइल होगा एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो जो भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब वो मोर वोलेटाइल है, ठीक है, वो इजीली जो है लिक्विड से इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चीज़ समझ में आई। एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, मतलब कि वो इजीली बॉयल हो जाता है ना। अगर इजीली कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी से वेपर बन जाता है लिक्विड से तो क्या होता है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब कि कम टेम्परेचर पे वो जो है अपना स्टेट चेंज कर लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हो जाता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो है इनका डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर्स क्यों होता है सेम टेम्परेचर पे, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ये फिर से हम एक बार देख लेते हैं। एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे, दूसरा जो है अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, एंड तीसरा जो है टेम्परेचर पे, ठीक। ओके, सो इन ऑल सच केसेस द लिक्विड इवेंचुअली डिसअपेयर्स एट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवेपोरेशन। जब कंप्लीट इवेपोरेशन हो जाएगी तो क्या होगा, सारे के सारे जो है लिक्विड से वो इवेंचुअली डिसअपेयर्स हो जाएंगे, पर जो टाइम है वो अलग अलग होता है 3 फैक्टर्स की वजह से। एक लिक्विड की नेचर्स की वजह से, दूसरी जो है टेम्परेचर की वजह से, एंड लिक्विड की अमाउंट की वजह से, ठीक। वन द वॉच ग्लास इज ओपन टू द एटमोसफियर, ठीक है, जो हमने वॉच ग्लास रखा था जहाँ पे वाटर रखा था वो अगर हम ओपन रख देंगे तो क्या होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन रिमेन कॉन्स्टेंट बट द मोलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इनटू अ लार्ज फेस, ठीक है। इसको अगर हम ओपन रख दें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक क्लोज कंटेनर है, पर इसको जो है अगर हम ओपन रख देते हैं तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उनको बहुत सारी जगह मिल जाते हैं डिस्पर्स होने के लिए, है ना, रैंडम मोमेंट्स के लिए जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जो कंडेंसेशन का रेट है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द इवापोरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रहे थे, ठीक है, एक तो इवापोरेशन एंड दूसरा जो है कंडेंसेशन, है ना। तो यहाँ अगर इसको आप ओपन में रख दोगे तो क्या होगा, जो कंडेंसेशन का रेट है वो कम होगा, क्यों मान लो कि यहाँ पे जो है ये नहीं है, ठीक है, ये ओपन सिस्टम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेपर जो है यहाँ से बाहर निकालना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो जो है इजीली रिटर्न नहीं कर पाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा कि जो कंडेंसेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा इवेपोरेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ओपन सिस्टम में क्या इक्विलिब्रियम आना पॉसिबल है, तो ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम लाना इम्पॉसिबल है, तो रीज़न आपको समझ में आ चुकी है यहाँ तक। एंड ये जो प्रोसेस है ये भी एक स्टैंडर्ड कंडीशन में ही जो है इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन है जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ठीक है। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो कि क्या होता है 1.013 बार, एंड दूसरा, ठीक है, दूसरा है टेम्परेचर, ठीक है। पहला जो केस हमने पढ़ा था सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन था वो कितना था 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी है 1.013 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इन द क्लोज्ड वेसल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सॉलिड एंड लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी होती है इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए, लिक्विड एंड वेपर के केस में कितनी होती है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक। जो नेक्स्ट चीज़ है, देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एक यूनिक टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसमें इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, उसको हम क्या बोलते थे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे जो है इस सिस्टम में भी कोई ऐसा टेम्परेचर होगा, ठीक है, जिसमें ये जो है इजीली अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पहले केस में हमने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट, इस केस में क्या है वो चीज़, इस केस में वो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द वेपर्स आर एट इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट भी जो है कुछ चीज़ों में डिपेंड करेंगी, ऑब्वियसली
बॉइलिंग पॉइंट पहली बात तो लिक्विड की किस पे डिपेंड करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। एंड ये डिपेंड करता है ऑल्सो ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेसेस, ठीक है। एंड हाई अल्टीट्यूड में ये डिक्रीज होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो है हाई अल्टीट्यूड में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कैसी आती है, ठीक है, कम होता है या फिर ज़्यादा होता है सी लेवल से। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आए तो उसको समझते हैं। देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कैसे डिपेंड करेगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, मान लो ये एक ओपन सिस्टम है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है एंड ये जो है इवेपोरेट कर रहा है, पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या इजीली इवेपोरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इसको प्रिवेंट करेंगे इवेपोरेट होने में, राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि हाई अल्टीट्यूड्स में जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। देखो, जो हाई अल्टीट्यूड में क्या होता है, प्रेशर कम होता है एयर का, ठीक है। तो इतना बेसिक्स तो आपको पता है कि जब आप जो है ज़्यादा हाइट में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, जिसके चलते एयर जो प्रेशर देता है वो भी कम होता है ना। तो अगर प्रेशर कम होगा तो उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक लिक्विड का कंटेनर है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है इसको हमने थोड़ा बहुत टेम्परेचर दिया तो ये क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल थे वो वेपर में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ये इजीली इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे। पर जब हम हाई अल्टीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो हम इसको जो है थोड़ा मिटा देते हैं, तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे ये, ठीक है। अगर तो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे मतलब कि कम टेम्परेचर में ही ये अच्छे से बॉयल कर जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ वाई ये क्या बोल रहा है कि हाई अल्टीट्यूड में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रेशर कम होता है तो इवेपोरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाता है ना, कम टेम्परेचर में भी जो है इवेपोरेशन हो जाती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई अल्टीट्यूड में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है लिक्विड्स की, ठीक। नेक्स्ट जो है, देखो 3 केस थे, है ना। क्या था, पहले वाला था सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या था लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम, तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, सॉलिड एंड वेपर के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सॉलिड्स सबलाइम टू द वेपर फेज, ठीक है। हमने अभी तक बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्यूजन, एवापोरेशन, वेपर फेज, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे। तो एक नया टर्म जो है ये आपको याद रखना होगा, दैट इज़ सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फेज में जाना, ठीक है। बचपन से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, 3 फेज होते हैं, सॉलिड से लिक्विड एंड उसके बाद वेपर। पर अगर जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फेज में जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, सब्लिमेशन बोल देंगे, ठीक है। एंड ये जो है ये इक्विलिब्रियम क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फेज का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे, सॉलिड जो है सबलाइम टू द वेपर फेज, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर में क्या ले रखा है, आयोडीन ले रखे, ठीक है। आयोडीन जो है वो बहुत वोलेटाइल होता है, तो अगर हम जो है सॉलिड आयोडीन को लेते हैं क्लोज सरफेस में, आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये वेपर फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते, ठीक है। जो कलर होता है वो आपको पता होना चाहिए, वायलेट कलर का वेपर बनता है, ठीक है। एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस विद द टाइम, जितना टाइम बढ़ता चलेगा सॉलिड आयोडीन उतना ही वेपर फेज में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो इसका जो वेपर है वायलेट कलर जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम द इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम कॉन्स्टेंट, मतलब कि एक इक्विलिब्रियम का जो है एस्टेब्लिश कर लेगा आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक। Hence the solid iodine sublimes to give iodine vapor and the iodine vapor condenses, मतलब इनके बीच में जो है एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये यहाँ का इक्वेशन है, ठीक, जो है इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। तो सिमिलरली हम और भी एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो पहला ही एग्जांपल जो हमारे दिमाग में आता है सॉलिड एंड वेपर के केस में, दैट इज़ कैम्फर, ठीक है। एंड उसके बाद जो है NH4Cl, ठीक है। तो यही कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन द लिक्विड्स, ठीक। तो यहाँ पे जो एक नया और टर्म आ गया जो कि होता है डिसोल्यूशन, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको इन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो हिंदी मीडियम के हैं या फिर कोई भी अदर मीडियम के उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सॉलिड या फिर गैसेस है इसको अगर हम लिक्विड में मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो जो है हमें क्या पता है, हम कोई भी लिक्विड में, ठीक है, जैसे कि वाटर में एक लिमिटेड अमाउंट तक सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर उससे ज़्यादा हम कर देते, लाइक इफ़ यू मेक थिक शुगर सिरप, ठीक है, इन अ हायर टेम्परेचर, ठीक है, तो हायर टेम्परेचर में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शुगर ऐड कर देते एक थिक शुगर सिरप बनाने के लिए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस सोल्यूशन को जब हम कूल डाउन करेंगे, मतलब कि जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, तो जो शुगर की क्रिस्टल्स थी वो सिस्टम से सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है, एक तो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन कब बनता है, जब आप सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट का सल्यूट डाल देते हो, ठीक है, या फिर एक जो है एक लिमिट तक आप सल्यूट डाल सकते हो जिससे कि वो सॉल्वेंट एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा बनाते हो तो आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देनी पड़ सकती है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, अगर हमें थिक शुगर सिरप बनाना होता है तो हमें हायर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक जो चीज़ हमें समझ में आई, ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है एक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिसमें आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा जो है सल्यूट को मिलाने की कोशिश कर रहे हो वाटर पे, ठीक है, दैट कैन बी सॉलिड और दैट कैन बी गैस, तो उस केस में आपको जो है कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी। स्पेशली जो टेम्परेचर है उसका आपको बढ़ाना पड़ेगा या फिर कम करना भी हो सकता है। तो द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड, तो जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट क्या है, देखो ये जो शुगर का जो सोल्यूशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है एंड जो कि यहाँ पे भी डायनामिक इक्विलिब्रियम ही है, ठीक, बिटवीन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट एंड द सोल्यूशन। तो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो शुगर की सोल्यूशन से एक तो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, जब आप टेम्परेचर को कम कर दोगे, या फिर टेम्परेचर अगर आप फिर से बढ़ा देते हो तो ये फिर से बैक रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल्स टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, ठीक। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम रेडियो एक्टिव शुगर से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसके चलते हमें चीज़ें और भी क्लियरली दिखनी स्टार्ट हो जाएगी सोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये बस आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ में आते हैं, दैट इज़ द गैसेस इन लिक्विड्स। तो हमने अभी क्या पढ़ा, शुगर के एग्जाम्पल से हमने क्या समझा, सॉलिड्स इन लिक्विड्स की बात हमने कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, गैसेस इन लिक्विड्स। तो यहाँ से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका चालू होता है, तो आप ध्यान से इन चीज़ों को समझना। वन द सोडा वाटर बॉटल इज़ ओपन, जब भी आप सोडा वाटर बॉटल को ओपन करते हो तो आपको क्या दिखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, जो वहाँ पे प्रेशर से डिज़ोल्व की जाते हैं, दैट ट्राई टू फिज आउट रैपिडली, है ना। ये जो फिनोमेना है ये किस वजह से है, ड्यू टू द डिफरेंस इन सल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर्स, ठीक है। तो इनके बीच में भी जो है ये जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से, ठीक है, सोल्यूशन में जो हम डालते हैं हाई प्रेशर में, तो ये जो इक्विलिब्रियम है इसको हम हेनरी लॉ से समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ क्या बोलता है, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे भी टेम्परेचर को स्पेसिफाई किया हुआ है। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं गैसेस इन लिक्विड्स की बात, तो कितना अमाउंट गैस हम उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर कितना हम प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी गैस है उसके ऊपर आप कितना प्रेशर दे रहे हो उसको लिक्विड में डिज़ोल्व करने के लिए, उसी के ऊपर जो है ये लॉ बनाया गया है, दैट इज़ द हेनरीज लॉ। एंड ये जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, ये जो अमाउंट है गैस का वो डिक्रीज करेगी या फिर इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है टेम्परेचर को स्पेसिफाई कर रखा था। क्या बोल रहा है, दिस अमाउंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो
ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि अगर ये कंटेनर है एंड यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, एंड टेम्परेचर को आपने जो है इंक्रीज़ करके रखा हुआ है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वाटर सरफेस से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। एंड इन दिस टाइम, बाय दिस टाइम आप जो है कोई भी गैशियस मॉलिक्यूल को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ना, दैट डिक्रीजेस व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। ये लाइन आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है, सोडा वाटर का हम एग्जांपल पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हाई प्रेशर में जो है उसके अंदर सील किया जाता है ना। व्हेन इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज़ हाई, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होता है वाटर में, ठीक है, उसको हम प्रेशर से या फिर टेम्परेचर कोई भी कंडीशन जो अभी है उनको मेंटेन करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हाई प्रेशर में उसके अंदर सील कर लेते हैं, ठीक। एंड दैट इज़ वाई जब उसको हम ओपन करते हैं तो जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो एक नया इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको मिल जाता है ना। जब तक वो उसमें सील था तब तक एक अलग इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी लिक्विड एंड वेपर कार्बन डाइऑक्साइड का जो था उसके बीच में। पर जब अब इसको जो है आपने खोल लिया, ठीक है, वो जब अब एक ओपन सिस्टम बन चुका है तो उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है पूरी तरीके से, है ना। तो अभी जो है उसके ऊपर एक लोअर प्रेशर है। जब तक ये कंटेनर बंद था तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, अब आपने इसको खोल दिया तो क्या हो गया, एक लोअर प्रेशर एरिया में वो आ गया, एंड जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये चीज़ एनसीईआरटी में यहाँ पे साफ साफ समझाने की कोशिश करी है इन्होंने। अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम के, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट में। जो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का जो इक्विलिब्रियम था, तो इसमें एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर आता है जिसमें ये सिस्टम जो है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर पाता है। उसको हम क्या बोलते थे, मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, याद है आप सबको, ठीक है। जो दूसरा हमने पढ़ा था वो था लिक्विड एंड वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम आता है। वो टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा था, उसको हमने क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तीसरा जो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी इज़ कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करता है, ठीक। तो वो सारी बेसिक्स हमें पता है। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, जिसके लिए हमने क्या पढ़ा था, हेनरीज लॉ, ठीक है। इसके लिए हमने एक्सक्लूसिवली हेनरीज लॉ को पढ़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, प्रेशर के ऊपर, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे लिख ले कहीं पे तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक। सो यहाँ पे एक्स क्या है, कितना अमाउंट गैस डिज़ोल्व होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे पी जो है वो प्रेशर है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है, ठीक है, एंड ये जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जो है पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के इक्वेशन के बारे में। इसके बाद जो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये वही चीज़ जो हमने पढ़ा इसको फिर से यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे पेज में आते हैं हम।